तो देखिएगा, भारत के इतिहास में, ठीक है, जैसे हमने भारतीय इतिहासों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा, ठीक है, और इसी इतिहास के क्रम पर जो है हमने वैदिक काल पढ़ लिया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, फिर वैदिक काल पढ़ा, और वैदिक काल के बाद जो है जैसे हमने धर्म का आंदोलन पढ़ा कि धर्म किस प्रकार से अब वैदिक काल के बाद जो है धीरे धीरे चीजें चीजें बदलने लगी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया महाजनपद काल, और महाजनपद काल में जो है याद रखिएगा कि भारत में 16 महाजनपद जो है ना, अगर आप भारतीय इतिहास को सबसे पहली बार आप सोचें कि मुझे सिर्फ पहला पन्ना पलटना है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में महाजनपद काल की जो शुरुआत हुई है, ये भारत का दूसरी नगरीय व्यवस्था जो है प्रारंभ होता है। यानी इससे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार आप नगर व्यवस्था को पढ़ते हैं, यानी पहली बार ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय जो है भारत में नगर व्यवस्था जो है सबसे प्राचीन काल की स्थिति अगर देखा जाए तो वो सबसे प्राचीन था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल में पहुंचते हैं आप, तो याद रखिएगा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, है ना। तो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसमें सबसे प्रमुख महाजनपद था, याद रखिएगा, मगध महाजनपद। और मगध की किस्मत चमक गई, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो क्षत्रिय, ठीक है, या फिर जो राजाओं का यहाँ पर क्षेत्र रहा, ये लगातार इतने साम्राज्यवादी थे, इतने महत्वाकांक्षी थे कि मगध को जो है, ठीक है, मगध के आसपास के जितने महाजनपद थे सबको हरा हरा कर अपने क्षेत्र में शामिल कर लिए। और इसके कारण जो है मगध की जो स्थिति बनी, याद रखिएगा, ये दिन प्रतिदिन जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मगध, आप अगर इसको समझेंगे तो मगध का क्षेत्र कौन सा है, तो मगध का ये क्षेत्र है आपका। और अगर आप देखेंगे कि ये मौर्य एम्पायर है, तो इससे पहले याद रखिएगा कि मगध के क्षेत्र में, ठीक है, आज देखिए, आज आप पढ़ने जा रहे हैं मौर्य एम्पायर को, लेकिन एक बात समझिएगा कि मौर्य एम्पायर को पढ़ना इससे इससे ज्यादा आसान होगा मगध को समझना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मगध जो क्षेत्र है ना, अपने आप में किस्मत लेकर पैदा हुआ है, वो क्षेत्र ही किस्मत वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा वो राजा बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे आप गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्त एम्पायर, तो उसको भी देखेंगे तो वो भी पूरा का पूरा विस्तार लेके बैठेगा। यानी मगध एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर वो कोई राजा वहां बनता है तो वो लंबे समय तक राजा रहता है, और इसकी खासियत ही इस जगह की ऐसी कुछ है, ठीक है। तो अगर आप जैसे मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से पहले आपको बता दूं यहाँ कौन कौन से साम्राज्य रह चुके हैं। तो मगध के क्षेत्र में सबसे पहला जो साम्राज्य आया या जो वंश आया वो था आपका हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद आया आपका नाग वंश, और नाग वंश के बाद आया आपका नंद वंश, और नंद वंश के बीच में और मौर्य काल के बीच में, याद रखिएगा, नंद वंश और मौर्य काल के बीच में जो है ना, भारत में एक आक्रमण होता है जिसे हम कहते हैं विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो भारत में इसी समय जो है पहला विदेशी आक्रमण होता है, और किसने किया था? ईरानियों ने किया था पहला विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो जब पहला विदेशी आक्रमण होता है भारत में, तो याद रखिएगा ये फॉरेन अटैक जो है, ठीक है, फॉरेन जो अटैक है, वो अटैक सबसे ज्यादा जो असर करता है, याद रखिएगा, वो यूनानियों का करता है। ईरानी आक्रमण जो है पहली दफा जो है असफल होता है, और उसके बाद दारा प्रथम ने जो है एक सफल आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद यूनानी के तौर पर जो है आपको याद है सिकंदर का नाम, जो कि फिलिप का क्या था? पुत्र था। और सिकंदर ने जो है भारत के क्षेत्र को जीता, और अंततः जो है जब भारत को वापस छोड़कर जा रहा था, तो अपने एक सेनापति सेल्यूकस को जो है भारत का क्षेत्र दे दिया, सौंप दिया, वहां पर शासन करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि सिकंदर तो चला गया और उसकी मृत्यु हो चुकी है बेबीलोन में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका एक सेनापति था जो अभी भी एक क्षेत्र में जो है शासन कर रहा है, ठीक है। भारत के बाहरी जो साम्राज्य थे, याद रखिएगा, वहां पर सेलुलोज जो है, ठीक है, सॉरी, सेलुकस जो है ये शासन कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। सेलुकस, निर्याकस, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेलुकस और निर्याकस दो जो व्यक्ति थे, याद रखिए, जिसमें निर्याकस जो है सेनापति के तौर पर थल सेना का सेनापति, जल सेना का सेनापति था, याद रखिएगा। यानी अगर आप कह सके तो नेवी का जो सेनापति था, कमांडर था, वो था आपका निर्याकस, ठीक है। तो सिकंदर के नेवी जो पूरा का पूरा जो सेना है, जत्था है, उसका जो सेनापति था उसको निर्याकस कहते हैं। और याद रखिएगा जो सेलुकस है, ठीक है, सेलुकस निकेटर, वो आपका अभी भी यहाँ पर शासन कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी भारत के बाहरी क्षेत्रों में जो शासन कर रहा है इसे कहा जाता है सेलुकस निकेटर, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है इसी के साथ। तो नंद वंश के समय की बात की एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसी को कहानी से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, और इसी स्टोरी से जो है आगे मौर्य वंश का स्थापना होता है, मौर्य वंश जो है स्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा अब यहां पर एक बात आपको समझने वाली बात है कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ठीक है। तो पृष्ठभूमि को समझने के लिए पहले तो आप यहां पर एक बात समझिएगा कि इस पृष्ठभूमि को समझना है आपको, ठीक है। तो इस जगह पर हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में क्या घटना घटी थी, ठीक है। तो देखिएगा, मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत या इसका पृष्ठभूमि क्या है,
याद रखिएगा। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है या फिर इसके बारे में जो इसका इतिहास है वो कैसा है। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या था, याद रखिएगा। इसको हम कुछ ऐसा समझेंगे, नंद वंश, ठीक है, तो नंद वंश के शासक थे कौन इस समय, घनानंद, याद रखिएगा। ठीक है, नंद वंश के शासक थे, याद रखिएगा, घनानंद। और इसने क्या किया था, याद रखिएगा, कर में वृद्धि कर दी थी, जो कि मैंने कल ही आपको बताया था, याद रखिएगा, कि नंद वंश का शासक था, याद रखिएगा, घनानंद। और इसने किया था टैक्स में, ठीक है, वृद्धि, यानी टैक्स बढ़ा दिया था, याद रखिएगा, जनता के लिए टैक्स क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था इसने। ठीक है, अब टैक्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि जनता इससे क्या हो गई, नाखुश हो गई। ठीक है, यानी जनता इसे पसंद नहीं करती थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि जनता जो है कर वृद्धि के कारण जो है घनानंद को पसंद नहीं करती थी। अब ये बात जो है समझाने यहां कौन पहुंचा था, तो याद रखिएगा, तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, यहां के आचार्य थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, याद रखिएगा, तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। और ये पहुंचते हैं इस कर वृद्धि वाले संदर्भ में घनानंद के पास, और घनानंद को क्या करने के लिए, समझाइश के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो कर वृद्धि हुई थी, तो उसके बारे में जो है ना घनानंद के पास गए और घनानंद को समझाने की कोशिश किया, किसने, चाणक्य ने, और बोला कि एक समय अगर आप जनता के लिए नाखुश बनेंगे या नापसंद बनेंगे, तो एक समय आएगा जब आपका जो राजगद्दी है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, शासक के स्तर पर जो है चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और इसी बात पर जो है ना घनानंद ने क्या किया, एक रिप्लाई कर दिया, किसको, चाणक्य को। ठीक है, और चाणक्य को क्या कहा इसने, इसने कहा कि आप एक शिक्षक हो और शिक्षक जैसा रहो। ठीक है, एक राजा को सलाह देने का कार्य मत करो। ठीक है, यानी राजा के तौर पर जो है ना मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। ठीक है, आप शिक्षक हो और शिक्षक का कार्य करो, यानी शिक्षा का कार्य करो। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी उसी समय। ठीक है, अपने बाल खोल दिए और बोला कि जिस दिन मैं नंद वंश का साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है वहां से सभा कक्ष से चले गए। ठीक है, और ये शुरुआत होती ही, याद रखिएगा, एक तरीके से एक व्यक्ति के इस परिहास से, यानी कि जब शिक्षक की जब बात की जा रही थी ना, तो एक पूरा सभागार बैठा हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और चाणक्य जब यहाँ पहुंचते हैं तो पूरे लोग जो है ना घनानंद के उस पूरे सभा में राजा, शासक, अमात्य, सेनापति सब कुछ बैठे हुए हैं, और इस शिक्षक के बदौलत जो है ये पूरी सभा में इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कर में वृद्धि आप समय पर इसे कम नहीं करेंगे, तो जनता जो कि एक शासक को बहुत महत्वपूर्ण तौर पर मानती है, अपना शासक मानती है, वो एक समय आएगा जब ये खुद आपको शासक मानना बंद कर देगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद घनानंद जो एक पागल राजा के तौर पर या फिर एक तरीके से सिरफिरे राजा के तौर पर जाना जाता था, याद रखिएगा, तो उसने क्या किया, शिक्षक का एक मजाक या परिहास उठा दिया। ठीक है, और इसके कारण चाणक्य ने जो है ना अपनी चोटी के संदर्भ पर जो है ना एक शपथ ले ली, और शपथ लेने के साथ जो है यहां से चला गया और कहा कि जब तक मैं नंदवंश का साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त न कर दूं, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है चाणक्य के बारे में आपने समझ लिया होगा कि चाणक्य ने क्या किया, है ना। अब देखिए चाणक्य ने क्या किया इसके बाद से। तो चाणक्य ने, याद रखिएगा, एक बच्चे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को, इसके बाद क्या दिया, शिक्षा दीक्षा दिया, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसके उच्च शिक्षा का प्रबंध किया, इसे लड़ने के टेक्निक्स बताए, और विभिन्न प्रकार के इसके जो है इसे राजा बनने में जिस चीज की आवश्यकता थी उन सभी चीजों की मदद की इसको। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके जो हायर एजुकेशन था, ठीक है, उस हायर एजुकेशन के संबंध में विभिन्न प्रकार के तरकीब तरीके और विभिन्न प्रकार का जो सपोर्ट चाहिए था वो सभी सपोर्ट इसने किया, किसने, चाणक्य ने किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यह उस समय जो है एक बच्चे के तौर पर जाना जाता था, और इसे जो है शिक्षा दीक्षा देकर एक लगभग एक
यो पुरुष, ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं एक शासक के तौर पर जो है इसे तैयार किया, ठीक है। अंततः एक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इस समय क्या होता है, इसी के बाद याद रखिएगा कि इस घटना में जैसे ही इसने कर की वृद्धि को कम नहीं किया था, याद रखिएगा, तो इसे गृह कला, ठीक है, गृह कला के बारे में बताया था मैंने। इस समय गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसी समय क्या हुआ था, एक गृह युद्ध समझते हैं हम लोग, क्या होता है, घर की लड़ाई, ठीक है। मतलब राजगद्दी और क्षेत्र के लिए जो है ना, अपने घर में जो लड़ाई हो जाती है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है गृह युद्ध। और इस समय जो है गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, किसके यहाँ, घनानंद के यहाँ, ठीक है। तो घनानंद के पास जो है, याद रखिएगा, गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। और इसी मौके को देखते हुए, मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। इसमें इसकी सहायता किसने की, चाणक्य ने, ठीक है। और इस तरीके से चाणक्य ने क्या किया, एक सहायता किया और अपनी चोटी बांधी इसके बाद से, याद रखिएगा। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना के संबंध में आपको ये कहानी याद रहेगी, ठीक है। ठीक है। तो चाणक्य कौन था, चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे, याद रखिएगा, शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, है ना। और उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि चाणक्य ने जो है ना एक शपथ लिया था, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, और सहायता करते हुए जो है घनानंद को हराया, और घनानंद को हराते ही साथ जो है मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे जिसमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी मौर्य वंश के संबंध में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। तो देखिएगा, तो देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मौर्य वंश की जानकारी के बारे में बात है। तो देखिएगा, मौर्य वंश की जो जानकारी है, इसके दो साक्ष्य हैं, एविडेंस, ठीक है। एक है आपका लिटरेरी एविडेंस, ठीक है, साक्ष्य, और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो दो प्रकार के साक्ष्य याद रखिएगा, एक साहित्यिक साक्ष्य है और दूसरा है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य क्या, तो इस समय में जितने भी ग्रंथ हैं, याद रखिएगा, साहित्य हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उन सभी को हम, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, उसे हम कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। उसी प्रकार मोहरे, सिल, ठीक है, या फिर उस प्रकार के अभिलेख जो कि इस समय मिलते हैं, याद रखिए, उसे कहते हैं हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो यहां पर आपको तीन चार चीजों को याद रखना है साहित्यिक साक्ष्य में। एक पहला नाम याद रखिएगा, अर्थशास्त्र, ठीक है। बृहत कथा मंजरी, इंडिका, जैन साहित्य, ठीक है। अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी, इंडिका, जैन साहित्य, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ अन्य साक्ष्य हैं, ठीक है, जिसमें देखिएगा इन साक्ष्यों में, जैसे एक नाम और याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये सभी साहित्यिक साक्ष्य याद रखिएगा,
ठीक है। इसके अलावा देखिएगा हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो याद रखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य में आता है आपका अशोक के अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेख, ऐसे अभिलेख याद रखिए जिसको अशोक ने निर्माण कराया था, ठीक है। इसके अलावा जो है भवन, स्तूप, गुफा, ठीक है। यानी जितने भी स्कल्पचर हैं याद रखिएगा, या फिर जो आप महल कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का महल, ठीक है, स्तूप हो गया। इसके अलावा जो है आपका मृद भांड, ठीक है, पोएट्री याद रखिएगा, मृद भांड, ठीक है। इसके अलावा जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जूनागढ़ का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, ये सभी है आपके पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य के आधार पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा मौर्य वंश का जो समय है ना, ये कब से कब तक का माना जाता है, तो याद रखिएगा 322 बीसी से 185 बीसी तक, ठीक है। यानी ये जो समय है याद रखिएगा 322 बीसी से लेकर आपका 185, ठीक है, बीसी तक का जो समय है ये पूरा का पूरा मौर्य वंश का समय कहलाता है। और मौर्य वंश के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है इसके संबंध में आपको चीजों को याद रखना है कि इसमें जो है लगातार, जैसे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र की रचना जो है ना विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने की है ना। तो इसी चाणक्य ने जो है ना अर्थशास्त्र में, कल मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, जिसमें दो टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में, ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र और इंडिका में क्या लिखा गया, एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपके जो चाणक्य है इसने 7 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। उसने कहा है कि मनुष्य का जो अंग है, ठीक है, मनुष्य का जो अंग है वह अंग जो है शासक के या पूरा जो एक साम्राज्य है उसके अंग के साथ उसको तुलना की है, ठीक है। जैसे कि अगर एक शासक है, ठीक है, तो वह जो है याद रखिएगा एक पूरा, जैसे हम एक कंपेयर कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसने कहा कि जो साम्राज्य है यानी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका मुखिया कौन होता है, राजा होता है, ठीक है, ये राजा है। तो ये कहा गया है कि ये राजा जो है ना ये साम्राज्य का सिर होता है, उसका हेड है, ठीक है। इस प्रकार से उसने तुलना की है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, कि जनता की तुलना किससे की गई है, जनपद की तुलना किससे की गई है, ठीक है। जनपद या जनता एक ही है, याद रखिएगा, जहां पर लोग रहते हैं। तो इसकी तुलना जो है पैर से की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चीजों को याद रखना है आपको कि 7 सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं इसने, ठीक है, और उसकी तुलना किससे की है। तो प्रत्येक पूरे शरीर के जो ऑर्गन है हमारे, ठीक है, उस अंग के साथ एक साम्राज्य की तुलना की गई है कि जैसे अगर अमात्य या महामंत्री जो है ना ये मनुष्य के शरीर का, ठीक है, कौन सा हिस्सा है, तो ऐसे में कहा गया कि अमात्य जो होता है ना साम्राज्य का आंख होता है, आंख, ठीक है। मंत्री जो है वो शरीर के लिए क्या है, आंख है, यानी साम्राज्य के लिए क्या है, वो उसका आई है, ठीक है, आंख है। और वही अगर उसके मित्र, ठीक है, यानी एक साम्राज्य का जो मित्र होगा दूसरा साम्राज्य होगा, ये उस साम्राज्य का कान होगा, ईयर, ठीक है। इस प्रकार से ना हर बॉडी के 7 अंगों का तुलना किया गया है, याद रखिएगा। तो इसने जो है अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन बना हुआ है। इवन मैं अगर इससे क्वेश्चन बनाना चाहूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि मौर्य काल के संबंध में सर्वाधिक जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, अर्थशास्त्र में, इंडिका से, जैन साहित्य से, बृहद कथा मंजरी से, मुद्रा राक्षस से, किससे मिलती है। तो सबसे ज्यादा जानकारी जो मिलती है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से मिलती है, ठीक है, इसी से सबसे ज्यादा जानकारी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल के बारे में हर एक बातें उसके अर्थव्यवस्था के संबंध में, राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में, यानी उसका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था वहां पर, या फिर जो पूरा इकोनॉमिक लाइफ था वो कैसा था, तो वो सब कुछ इसमें लिखा गया है, ठीक है। इस नाम से समझ जाइएगा कि अर्थशास्त्र है तो इसका मतलब है इकोनॉमिक ही होगा सब कुछ, इससे बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी कोई पुस्तक ऐसा है जिसके माध्यम से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो वो होगा आपका इंडिका, ठीक है। इन्हीं दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, याद रखिएगा, मौर्य वंश के संबंध में, ठीक है। यानी मौर्य वंश के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि अगर अर्थशास्त्र कहीं पर लिखा है तो हमेशा अधिकांशतः आंसर वही होगा,
ठीक है। और अगर दूसरा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वो है इंडिका, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज का बनाया गया, इंडिका याद रखिएगा, और चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, इन सभी साहित्यिक साक्ष्य के बारे में मैं लास्ट में एक बार डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इन पुस्तकों के संबंध में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले ही मैंने साहित्यिक वाले रूप में दे दी थी, ठीक है। मैंने पहले ही इसके बारे में सब कुछ पढ़ा चुका है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि मैं आगे जाकर जो है इस साहित्य में, चूंकि जब मैं अभिलेख बताऊंगा अशोक के अभिलेख के साथ, तो मैं साहित्य के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अशोक के अभिलेख में ना बहुत सारे अभिलेख याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ये बात। तो ध्यान रखिएगा, यह वो समय है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय ऐसा समय माना जाता है कि पहली बार जो है ना नगरीय व्यवस्था जो है अब डेवलप हो रही थी, ठीक है। यानी अगर पूरा का पूरा भारत एकीकरण का स्वरूप जो है सबसे पहली बार आता है, भारत जब सबसे पहली बार जो है इस समय एक पायदान में बैठता है, यानी कि एक माला में पिरोया जाता है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है। अगर आप इससे पहले भारत की स्थिति को अगर आप देखेंगे ना, तो भारत की स्थिति के साथ देखिएगा आप कि धीरे धीरे जो है ना, ये जो हिस्सा है याद रखिएगा, पहले छोटे छोटे हिस्से में हुआ करता था, यानी कि ये पूरा जो एरिया है आपके छोटे छोटे महाजनपद में हुआ करता था। और टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, ठीक है। अब इन 16 महाजनपदों के क्षेत्र में मगध ने अपना कुछ ऐसा रवैया दिखाया कि धीरे धीरे जो है ना सारे महाजनपद, सोचिए अब कहां तक विस्तार हो चुका है। तो इधर आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा, ईरान के पास वाला हिस्सा जो है ना, यहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैल गया था। अभी एक युद्ध पढ़ेंगे आप, ठीक है, जिसे कहा जाता है 303 का युद्ध, ठीक है। इसका नंबर है 303 का युद्ध। 303 बीसी में जो है ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है ना आपके, अब देखिए सिकंदर ने क्या सोचा था कि साम्राज्यवादी विस्तार वाला व्यक्ति था वो, ठीक है। सपने देखता था कि सारा विश्व जो है ना एक ही प्रकार के आर्ट एंड कल्चर से क्या हो, सिस्टमेटिक हो जाए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार का आर्ट एंड कल्चर उसको नहीं पसंद था। वो बोलता था ये कि मैं जो है अगर पूरे विश्व को जीत जाता हूं तो मेरे अंडर रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो सब एक ही प्रकार के आर्ट और कल्चर वाले होंगे, यानी एक ही संस्कृति को मानने वाले होंगे, एक प्रकार का लैंग्वेज बोलेंगे, एक प्रकार के तरीके को जिएंगे, तो लाइफ स्टाइल कैसा होगा, एक ही प्रकार का होगा, ठीक है। तो विश्व विजेता बनने के जो सपने थे ना, उसने क्या कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, तो सेल्यूकस निकेटर को ट्रांसफर कर दिया। यानी उसने बोला मेरा मालिक ऐसा मुझे करके दिया है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसके सपने को पूरा करूं। तो ये फिर क्या करेगा, दोबारा आक्रमण करेगा। तो इसके बाद दूसरा आक्रमण होगा 303 में, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर राजा कौन बन चुका है, तो देखिए सेल्यूकस निकेटर को यह बात पता है कि घनानंद रहेगा तब तक मैं आक्रमण करूंगा, तब तक खराब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनेगा तो वो आक्रमण करना चाहेगा। और तब जब वो आक्रमण करता है तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी युद्ध होती है। और इस युद्ध को याद रखिएगा 303 का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और जब ये युद्ध होता है याद रखिएगा, तब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। और निकेटर को हराने के बाद जो है एक संधि इन दोनों के बीच में एक डील होती है, ठीक है। चार संधि, इसमें चार जो शहर हैं, ठीक है। अब इसमें संधि के बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल थोड़े फैक्ट पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कि अशोक के अभिलेख से संबंध जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अशोक का जो अभिलेख है ना, एक ऐसा राजा जिसने पहली बार भारत के क्षेत्र में जो है अभिलेखों का निर्माण करना प्रारंभ किया था। किस बेस पर, जनता के लिए, ठीक है, कि जनता के संबंध में जितने भी नोटिस या कानून होंगे उनके लिए हम अभिलेख तैयार करेंगे। वरना इससे पहले जो है ना भारत की जो नियम नीति पॉलिसी या जितने प्रकार के जो सिस्टम थे वो लिखित नहीं थे, ठीक है। भारत में राजाओं के जो नियम हुआ करते थे वो बहुत कमजोर थे। जब अभी मैं आपको इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेगास्थनीज का इंडिका लिखा हुआ है ना, इसने बताया है कि चंद्रगुप्त का जो महल था, ठीक है, ये महल जो है ना यूनान के जितने बड़े राजा हैं, सूसा कहा जाता था उसको, अपने यूनानी भाषा में सूसा कहा जाता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि सूसा से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो चंद्रगुप्त का महल है उसकी इतनी भव्यता है, इतना सुंदर है वो, कि सूसा से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सूसा का मतलब यूनान के शहरों या यूनान के जो राजा है उनकी तुलना नहीं कर सकते हम। भारत के चंद्रगुप्त के जो क्षेत्र है, भवन है, महल है, इतनी सुंदर थी उसकी, ठीक है। इसके जो महल थे उसके दीवारों पर सोने के, ठीक है, इस तरीके की लताएं, उसकी किताब में लिखा हुआ है, मैं किताब पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके जो ऐसे बेल जो होते हैं ना, लहरें जो होती हैं, पत्तों के जो बेल होते हैं वो सोने के बने हुए करते थे। और इसमें चांदी के चिड़िया या पक्षी बैठा हुआ करते थे। ये इतना अमीर हुआ करता था, ठीक है। इसकी पूरे भव्यता इतनी ज्यादा थी, याद रखिएगा, कि मगध के शहर को जब विकसित किया गया था तो ये मगध का पूरा शहर ना पूरी लकड़ियों से सजा हुआ शहर हुआ करता था, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 15x3 की थी, यानी इतना बड़ा शहर था कि 15 किलोमीटर तक इसका विस्तार था ऐसा शहर। और 3 किलोमीटर तक की चौड़ाई लेकर जो है पूरा का पूरा एरिया सभ्य एकदम भव्यता से सजाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शहर कहलाता था ये, ठीक है। मतलब यहाँ लोग घूमने आया करते थे। और तक्षशिला के क्षेत्र के तो फेमस आप सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो ये इंडिका में लिखा गया था। हाँ, उसने ये भी लिखा था
कि भारतीय राजाओं को ना तिथि की जानकारी प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, उन्हें अपने इतिहास लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो तब जाकर जो है ना, जब यूनान यहाँ पर आया, यूनान का आक्रमण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है तिथियों की जानकारी हुई यहाँ पर, और इन्होंने अपना एक सीक्वेंस लिखना चालू किया। इसलिए यूनान आक्रमण आपने सुना है इससे पहले, कल मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद इनको जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसने बहुत सी बातें यहाँ पर बताई हैं, याद रखिएगा कि यह जो क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुकून भरा क्षेत्र था। यहाँ पर मदिरा पान नहीं होता था, ठीक है, यानी कि शराब नहीं बिकते थे, शराब केवल प्रयोग में लाए जाते थे तो केवल पूजा के लिए या फिर दवा के लिए, वरना शराब नहीं पिया जाता था यहाँ पर। इस तरीके की जानकारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी इंडिका में लिखा गया, इनके कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में कल थोड़ा सा और डिटेल में, और पर्टिकुलर इसके जो सेक्शन है ना वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो है ना 4-5 क्षेत्र के बारे में बताया है, जैसे पाटलिपुत्र के बारे में विशेष प्रकार से बताया, ठीक है। तो मगध का राजधानी जो है पाटलिपुत्र, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र में राजभवन के बारे में बताया। तो याद रखिएगा राजभवन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन है वो किससे निर्मित हुआ है, तो याद रखिएगा लकड़ी से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बस आपको ये तय करना है कि आपको ये कितने लंबे समय तक याद होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्य में, तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेख बहुत फेमस इसलिए हुए हैं, कारण यह है कि पहली बार किसी राजा ने जनता को जो नोटिस देना है, उस नोटिस को कहाँ लिखा है, अभिलेख में लिखा है, ठीक है। इसके छोटे 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 14 जो है छोटे अभिलेख हैं, और बड़े अभिलेख भी प्राप्त हुए, यहाँ रखिएगा। तो उनके क्रम को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार भवन, स्तूप और गुफा याद रखिएगा, और मृत भांड, मिट्टी के जो बर्तन है याद रखिएगा, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है इस समय पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर इससे जानकारी मिलती है, किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी ये मिली है, याद रखिएगा। अब देखिएगा मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की उत्पत्ति, या हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, मौर्य वंश कैसे आया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्यों कहा जाता है, इसके बारे में है। तो याद रखिएगा मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में 3-4 बातें, है ना। देखिएगा मौर्य वंश की उत्पत्ति जो है ना, इसके संबंध में जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है, विष्णु पुराण से संबंधित हम बात करेंगे। तो पुराणों में जो है ना मौर्यों को याद रखिएगा, मौर्य की एक कहानी है जो पुराण में लिखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विष्णु पुराण में ना ये कहा गया है कि नंद जो घनानंद था, ठीक है, नंद वंश का जो शासक था घनानंद, ठीक है, इसकी एक पत्नी थी, ठीक है, पत्नी। तो अब पत्नी क्या, ऐसा कह सकते हैं कि एक दासी थी, ठीक है, और उसके साथ जो है इसका संबंध था, किसका, घनानंद का, ठीक है। और इस दासी का नाम था मुर्रा, ठीक है, मुरा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिख रहे हैं, याद रखिएगा, कि विष्णु पुराण में घनानंद की दासी जिनका नाम था मुरा, ठीक है। तो इससे उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा गया, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है मुरा से मौर्य बना, याद रखिएगा, यानी मौर्य की उत्पत्ति का एक कारण मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखिएगा कि विष्णु पुराण में ही नंदों को, ठीक है, नंद वंश जो है ना, नंदों को शूद्र कहा गया है, ठीक है। तो नंदों को शूद्र भी कहा गया है, याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिएगा दूसरे नंबर पर आता है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है, याद रखिएगा, मौर्यों को वृषल, मौर्यों को वृषल, ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार के शब्द को ढूंढकर क्वेश्चन पूछा जाता है, वृषल, ठीक है। तो वृषल कहा गया है, मौर्य को वृषल कहा गया है, और इसका मतलब होता है निम्न वर्ग का व्यक्ति, ठीक है, निम्न वर्ग का माना गया है, याद रखिएगा। मौर्य को वृषल कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्न वर्ग या कुलहीन कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है। अब उसी के बाद देखिएगा इसके बाद आता है आपका ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में याद रखिएगा मौर्यों को यहां पर भी शूद्र माना गया है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में भी मौर्यों को शूद्र माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है ना, लेकिन अगर आप यूनानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनानी साहित्य का मतलब देखिए इंडिका कौन था, ठीक है, सॉरी, इंडिका जो है किसकी रचना थी, मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज किसके साथ आया था, सिकंदर के साथ नहीं आया था, याद रखिएगा, है ना। हाँ, आपके चेहरे से लग रहा था अभी सिकंदर आंसर करने वाले हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा सिकंदर नहीं, तो याद रखिएगा सेलुकस के साथ। सेलुकस का ये राजदूत था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा कि जो आपका मेगास्थनीज था वो सेलुकस का राजदूत था, ठीक है, और इसी ने रचना की है किसकी, इंडिका की। ठीक है, तो जो सेलुकस है याद रखिएगा, इसके संबंध में, या मेगास्थनीज जो है याद रखिएगा, उसकी जो रचना है इंडिका, इसमें भी मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसने जो है ना यहाँ पर अब इसके बारे में सामान्य कुल का माना गया, यानी कि अब यहाँ से ये क्या है, अभी तक आपने जितना ही पढ़ा इसमें शूद्र को दर्शाया गया है कि मौर्य क्या थे, शूद्र थे या निम्न वर्ग के थे। ठीक है, इवन आपका ब्राह्मण साहित्य हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, कथा सरी सागर हो गया, ठीक है, कथा सरी सागर हो गया, है ना, इन सभी में बोला गया है कि मौर्य जो है क्या है, शूद्र वंश से है। तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से किस साहित्य में जो है मौर्यों को शूद्र नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसमें अधिकांश चीजों में क्या है, शूद्र बताया गया है, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे नाम याद रखिएगा जिसमें शूद्र नहीं बताया गया है। वैसे अब देखिए इसमें ना तीनों प्रकार की चीजें बताई गई हैं। किसी में जो है उसको वैश्य बताया गया है, वैश्य का मतलब यहाँ पर व्यापारी, ठीक है, व्यापारी वर्ग का था। ठीक है, और उसके अलावा इसकी पूरी कहानी भी दी गई है, याद रखिएगा। ऐसा बताया गया है कि यह एक ग्राम था जिसमें मौर्य के जो पिता थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे, याद रखिएगा, ये मोर चराया करते थे, यानी मोर वाले चीजों को पाला करते थे, यानी मोर पालते थे। ठीक है, और इसके घर में पैदा होने के कारण जो है अब ये क्या कहलाया, मौर्य वंश कहलाया। तो इस प्रकार से बहुत सारी कहानी है, एक मत नहीं है, याद रखिएगा। यानी मौर्यों की उत्पत्ति के लिए हमारे इतिहासकारों के मध्य जो है ना बहुत सारे मतभेद हैं और कोई एकता स्वरूप नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है आपको इसी के आधार पर चलना पड़ेगा कि विष्णु जो पुराण है या मुद्रा राक्षस है या ब्राह्मण साहित्य है उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, अब अन्य देखिएगा इसके अंतर्गत नेक्स्ट है आपका यूनानी साहित्य के अनुसार। ठीक है, तो इंडिका जो है एक प्रकार का यूनानी साहित्य, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के आधार पर याद रखिएगा यूनानी साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय कुल का बताया गया है। ठीक है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और है, याद रखिएगा, जस्टिन, एक इतिहासकार है, याद रखिएगा, और इसने भी क्या बोला है, क्षत्रिय कुल का बताया है मौर्य को। ठीक है, पहला याद रखिएगा यूनानी साहित्य और दूसरा याद रखिएगा जस्टिन के अनुसार। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसके अनुसार जो है इन्होंने क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, अब उसी के प्रकार जो है याद रखिएगा जैन स्रोत और बौद्ध स्रोत। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार देखिएगा तो जैन साहित्य में याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले का पुत्र बताया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक और जो इसका मत है, ठीक है, बौद्ध साहित्य के अनुसार, तो आपको जानकारी होगा कि बौद्ध जो भिक्षु थे या बौद्ध की मृत्यु के बाद या महापरिनिर्वाण के बाद जो है ना उनके अवशेष कहाँ रखे गए थे, स्तूपों में, है ना, स्तूप में रखे जाते थे। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब भी किसी
बौद्ध भिक्षु या अनुयायी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेष जो है ना स्तूपों में सेव किया जाता था, यानी रखा जाता था अवशेषों को, ठीक है। तो जैसे ही बुद्ध की परिनिर्माण की क्रिया पूरी होती है, याद रखिएगा, तो इस जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो परिवार है, ठीक है, यानी मौर्य जो परिवार है, मौर्य जो शासन वर्ग है, इसने क्या किया था, बुद्ध के अवशेषों को अपने पास मांगा था, ठीक है। और ये वही मांग सकता है जो क्षत्रिय है, और क्षत्रियों के आधार पर ही क्षत्रियो का अवशेष आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझिए कि अलग अलग व्यक्ति जो है ना अपने 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये आपको जानकारी है कि भारत जो है ना प्रारंभिक समय में 4 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। तो याद रखिएगा, जब भी किसी के अवशेष अगर कोई मांगता है तो वो उसी वर्ग का होना चाहिए, ठीक है, जो कि लिखा गया है कहां पर, बौद्ध साहित्य में। तो याद रखिएगा, बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पश्चात बुद्ध के अवशेषों को मौर्य वंश के द्वारा मांगा गया था, ठीक है। तो ये मांगा जाना यही दर्शाता है, याद रखिएगा, कि यह जो है क्षत्रिय वंश से थे। याद रखिएगा, यह दर्शाता है कि मौर्य क्षत्रिय थे, ठीक है। तो एक प्रकार से इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिएगा, एक अंतिम बिंदु याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्हें जो है ना अब देखिए, इन्हें जो है कई लोग अलग अलग आधार पर माने हैं, याद रखिएगा। तो इसे आपको बस एक सर्वमान्य मत को याद रख लेना है कि अधिकांशतः क्या माने हैं, इसको क्षत्रिय माने हैं, ठीक है। तो अधिकांशतः याद रखिएगा, इसे क्षत्रिय माना गया है। तो अब यही मानकर हम आगे चलने वाले हैं कि मौर्य वंश क्या था, या मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये उनकी उत्पत्ति के बारे में 3-4 कहानियां या 3-4 जो स्टोरी लाइन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा, इसी के बाद बात आती है, शुरुआत करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इस पे नहीं है? चलिए देखिएगा, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसने स्थापक मौर्य वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखिएगा। चाणक्य की मदद से या चाणक्य की सहायता से जो है इसने स्थापित किया, ठीक है। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है इसका समय रहा है, ठीक है। 322 से लेकर 298, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसी में याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है, प्रथम भारतीय शासक, प्रथम भारतीय शासक जिसने भारत को एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेटेड किया, याद रखिएगा, इसे एकीकरण कहा जाता है, यानी भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधा, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें विलियम जोन्स का नाम याद रखिएगा, विलियम जोन्स, ठीक है। इसने जो है, याद रखिएगा, सेंट्रोकोडस, ये जो शब्द है ना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिया था, याद रखिएगा। सेंट्रोकोडस की तुलना जो है, ठीक है, किससे की थी, चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो याद रखिएगा, सेंट्रोकोडस की पहचान या तुलना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के और भी नाम मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम तो याद रखिएगा, जैसे आपने सुना सेंट्रोकोडस, पहला कोटस है,
फिर उसके बाद सेंड्रो कोडस है और सेंड्रो कोप्टस है। याद रखिएगा, ऐसे नाम मिलते हैं इसके इतिहास में, सेंड्रोकोडस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, ये तीनों नाम मिलते हैं, याद रखिएगा, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों में। ठीक है, क्योंकि इंडिका में आपको अलग नाम मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको अर्थशास्त्र में जो है ना, इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग नाम तीन है, याद रखिएगा। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? ये सेंट्रो है, ठीक है, ये सेंड्रो है और ये भी सेंड्रो है। ठीक है, ये सेंट्रो है, सेंड्रो है, सेंड्रो है, और ये कोटस है, कोडस है और कोप्टस है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीन नाम रखे गए थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में और मैं बातें करूं, इससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसके प्रधानमंत्री को जानिएगा। ठीक है, देखिएगा, मौर्य वंश, और इसका प्रधानमंत्री या अमात्य कौन था? चाणक्य, और क्या कहते थे इसको? विष्णुगुप्त, और क्या कहते थे? ठीक है, कौटिल्य। याद रखिएगा, तीन नाम है इसके। ठीक है, और तीन नाम के तौर पर जो है ना, हमेशा एक ही नाम से ज्यादा पूछा गया, याद रखिएगा, कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, और हमेशा विष्णुगुप्त याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा भूलने वाला नाम है ना, वो विष्णुगुप्त है। ठीक है, चाणक्य को कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, है ना। चलिए, इसके बाद देखिएगा, इसका जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह है, याद रखिएगा, वो है आपका राजकीय चिन्ह। तो आपको लगेगा कि सही बात है, ये मौर्य ही होना चाहिए। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है? मयूर। ठीक है, तो मयूर इसका राजकीय चिन्ह है, याद रखिएगा, यानी मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह, याद रखिएगा, मयूर है ना। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये मुख्य तौर पर किस भाषा, ठीक है, का विस्तार किया था इन्होंने, तो इसका राजकीय जो भाषा है, याद रखिएगा, वो है आपका पाली। ठीक है, राजकीय भाषा पाली है, और शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था इस समय में, तक्षशिला। ठीक है, तो इस समय में शिक्षा का केंद्र क्या होगा? तक्षशिला है, याद रखिएगा, जहां के आचार्य थे। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा, यहीं से शुरुआत होती है सेल्यूकस युद्ध के बारे में। ठीक है, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, इस युद्ध के बारे में बात करेंगे। सेल्यूकस के साथ युद्ध, तीन सौ तीन बीसी में, याद रखिएगा। ठीक है, सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध के बारे में यहां पर आपको याद रखना है दो तीन बातें। ठीक है, पहला तो याद रखिएगा कि इसके संबंध में, ठीक है, जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इस संबंध में याद रखिएगा कि इसने कोशिश किया था, किसने? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस के साथ जब युद्ध होता है ना, तो पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस ने क्या किया था, काबुल का क्षेत्र पूरा रखा था अपने पास। ठीक है, तो जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये एरिया, ठीक है, ये जो नाम दिख रहा है आपको, आर्कोशिया, ठीक है, गंधार, इसके बाद जेड्रोसिया, ठीक है, ये सभी नाम जो दिख रहे हैं आपको, जो अलग है, आपके भारत के टाइप का नहीं दिख रहा है। यहां पर कौन बैठा हुआ है? सेल्यूकस। ये सेल्यूकस का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेल्यूकस यानी सिकंदर ने इन क्षेत्रों का नाम बदला हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इनका जगह का नाम एक्चुअली भारत में क्या है इस क्षेत्र का नाम, लेकिन फिलहाल ये नाम याद रखिएगा।
कि चार जो क्षेत्र है ना, ये मुख्य चार क्षेत्र हैं जहां पर सिकंदर या सेलुकस जो है, सिकंदर ने इस क्षेत्र को जीता और किसको सौंप दिया था, सेलुकस को सौंप दिया था। ठीक है, अब सेलुकस के दिमाग में एक बात आती है जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो सिकंदर के यानी अपने जो उसका जो रखने वाला या रख रखा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो उसने अपने जो है ना राजा की बात सोची और उसने सोचा कि अब तो है भारत में जो है ना घनानंद का समय नहीं रह गया। ठीक है, अब अपने जो राजा है उनकी बातों को या उनकी मनसा को पूरा करने का समय आ चुका है, अब विश्व विजेता बनने का समय आ गया है और अब जो है भारत में आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, और उसने क्या किया, भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया और इधर से पहुंची कौन, चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और इनके मध्य जो है एक युद्ध हुआ, याद रखिएगा, ये 303 में ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस युद्ध में परिणाम क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाता है। ठीक है, ये जीत गया, तो जीतने पे ना अब एक संधि होती है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर सेलुकस मरता नहीं है, यहां पर संधि होती है। और संधि क्या होती है तो मैं आपको अभी बताता हूं। तो मैंने कल या परसों आपको एक बात बताई थी कि राजा किस प्रकार की संधि करेगा जिससे वो जो है यह डर ना लगे उसको कि नेक्स्ट टाइम जो है फिर से ये राजा उठकर मेरे को आक्रमण कर दे। तो उसके लिए वो करेगा क्या, तो एक संधि का तरीका है, याद रखिएगा, भारतीय राजाओं में बहुत फेमस है। ठीक है, और वो फेमस इस तरीके का है कि अगर ये इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, कि दोनों जो है मजबूत हैं, दोनों बराबरी के हैं, तो वो क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। राजा सामने वाले को देखकर देखेगा और मजबूत दिखेगा उसको, तो उसके साथ क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, ताकि उसकी सैनिक जो है टाइम पर हमारा काम आ जाए। ठीक है, और अगर जब लड़ाई हो चुका है, ठीक है, और लड़ाई में जो है इसने इस पक्ष को हरा दिया है, तो ये कोशिश करेगा कि उठकर ऐसा ना हो कि कल फिर से आक्रमण कर दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, इसकी जो पुत्री है उससे विवाह कर लेगा। अब अपना तो रिश्तेदारी हो गया है, कैसे लड़ाई करेगा अब ये। ठीक है, मतलब उसकी पुत्री से विवाह कर लेगा। तो ऐसे ही याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, हेलेना से विवाह कर लिया। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है याद रखिएगा। अब थोड़ा सा संधि की बात कर लेते हैं, देखिएगा क्या क्या संधि होती है इन लोग दोनों के बीच में। ठीक है, तो सेलुकस के साथ युद्ध में याद रखिएगा सेलुकस पराजित होता है, हार जाता है। ठीक है, और इनके मध्य होता है एक संधि। संधि में होता यह है, याद रखिएगा, कि सेलुकस ने 4 शहर किसको दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। किसमें दिए, दहेज में दे दिए। ठीक है, तो दहेज मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखिएगा 4 शहर। ठीक है, डिस्कस करते हैं, देखिएगा इसके बारे में। तो दहेज में 4 शहर, ठीक है, और विवाह किया किससे, हेलेना से विवाह कर दिया, जो कि पुत्री थी सेलुकस की। ठीक है, अब बदले में सेलुकस को भी तो कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, दो दो चीज लिया उससे, शहर ले लिया। शहर लेने के कारण देखिए इसका विस्तार जो है ना यहां तक हो गया, पूरा वहां तक पहुंच गया था। ठीक है, यही कारण है कि यहां से ये कलर जो है आपको यहां तक नजर आता है, क्योंकि ये चारों शहर इसने ले लिए थे। ठीक है, तो बदले में सेलुकस को मिला था, याद रखिएगा, 500 हाथी, जिसके कारण चंद्रगुप्त जीता भी था। याद रखिएगा, ये 500 हाथी जो है सेलुकस को दिया गया। तो ये संधि, ये डील साइन हुआ था, याद रखिएगा। अब ये जो 4 शहर है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें हेरात है, ठीक है, एक है आपका पहला शहर। चलिए शहर का नाम थोड़ा सा याद करिएगा, क्योंकि शहर भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला शहर का नाम है हेरात। ठीक है, हेरात, याद रखिएगा, ये पहला शहर है। ठीक है, दूसरा है आपका अराकोसिया। अराकोसिया, ठीक है, ये सारे शहर है, याद रखिएगा, अराकोसिया। और तीसरा शहर है, याद रखिएगा, जिसमें जेड्रोसिया, और चौथा शहर याद रखिएगा
जिसका नाम है पेनी पोर्सिलीन। पेनी पोर्सिलीन, ठीक है। ये जो 4 शहर है ना, इनका नाम याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त को दिया गया जो क्षेत्र था, ठीक है, हेरात, इसे कहा जाता था एरिया, इसका नाम था एरिया, ठीक है। तो अराकोसिया था आपका कंधार वाला क्षेत्र, ठीक है, कंधार का क्षेत्र। उसी प्रकार जो है आपका जेड्रोसिया जो है ना, मकरान क्षेत्र, मकरान क्षेत्र, ठीक है। और पेनी पोर्सिलीन जो है आपका, ये है आपका काबुल। तो अगर आप इधर याद नहीं कर पाएंगे तो ये नाम याद कर लीजिएगा, यही नाम आपको एक्चुअल में याद करना है, ठीक है। एरिया, कंधार, मकरान और काबुल क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो है ना अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये इसको गिफ्ट में मिल गया है, दहेज में मिल गया है, ठीक है। दौरी में आप कह सकते हैं इसको, दौरी में मिल गया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, अब इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, है ना। अब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार हुआ है, कहां से कहां तक हुआ है, इसी क्रम पर आपको याद रखना है साम्राज्य का विस्तार। तो देखिएगा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है, साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, कहां से कहां तक, तो ध्यान रखिएगा इसका जो साम्राज्य विस्तार हुआ है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का जो साइड है, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम हिंदू कुश पर्वत, बहुत बार आप सुन चुके हैं अभी वर्तमान में हिंदू कुश पर्वत के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हिंदू कुश पर्वत का जो क्षेत्र है, इसके बाद दक्षिण में जो है ना, साउथ, दक्षिण में कर्नाटक का एरिया, ठीक है, कर्नाटक का क्षेत्र, पूर्व में मगध, और पश्चिम में याद रखिएगा पश्चिम का जो क्षेत्र है वो सौराष्ट्र तक जा चुका था, सौराष्ट्र, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका मगध का क्षेत्र हो गया, ठीक है, हालांकि अभी वर्तमान में आप बंगाल कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये सौराष्ट्र दिख रहा है आपको, पश्चिम का क्षेत्र सौराष्ट्र, ठीक है, ये सौराष्ट्र हो गया आपका, ये पूर्व का मगध हो गया। इधर आपका देखिएगा उत्तर पश्चिम, तो ये जो है हिंदू कुश पर्वत का एरिया हो गया, मतलब इसे आप कहेंगे हिंदू कुश पर्वत का एरिया, ठीक है। उसी प्रकार दक्षिण की बात करेंगे तो ये कर्नाटक का क्षेत्र आ गया, कर्नाटक तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक बहुत फेमस है, याद रखिएगा कर्नाटक क्यों फेमस है, क्योंकि जैन धर्म का बहुत बड़ा विस्तार कर्नाटक में हुआ था, आपको पता है ना। तो आपको पता होगा दिगंबर को मानने वाले, ठीक है। तो जब भी भद्रबाहु की बात की जाएगी ना, भद्रबाहु की बात याद रखिएगा, तो भद्रबाहु जो है ना 12 साल के लिए इसी कर्नाटक के क्षेत्र में आ गए थे, ठीक है। और आपको बता दूं एकमात्र शासक, मौर्य वंश का एकमात्र शासक जिसने संलेखना विधि के तहत जो है ना कर्नाटक में ही अपना क्या किया था, प्राण त्याग दिया था, ठीक है। तो प्राण त्यागने के लिए कर्नाटक वाला क्षेत्र याद रखिएगा, इसलिए एग्जाम में बहुत बार कर्नाटक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म को मानने वाला जो शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इसने जो है अपना प्राण त्यागने के लिए जो है कहाँ चला गया था, ये कर्नाटक चला गया था, अपना राजपाट छोड़ दिया था और कर्नाटक चला गया था, और कर्नाटक जाने के बाद जो है वहां पर अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि हिंदू, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हिंदुस्तान में या भारत में जो है ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपना प्राण जो है संलेखना विधि के द्वारा त्यागा, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक में जाकर त्यागा, ये सबका आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा ठीक है। और यहीं पर एक जो फैक्ट है वो याद रखिएगा, ठीक है। जस्टिन ने जब ये पुस्तक लिखा था, जस्टिन का नाम बार बार मैं ले रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, जस्टिन एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है जिसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके वंशज के बारे में बताया है ना। तो ध्यान रखिएगा जस्टिन के वर्णन के अनुसार इसने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, याद रखिएगा, जिसमें सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलन की जानकारी दी है, ठीक है। मतलब जस्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है
कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर आपस में मिले थे, लेकिन बाकी इतिहासकार ने ऐसा नहीं कहा है, याद रखिएगा। यानी बाकी जो इतिहासकार हैं उनके बारे में ये जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ जस्टिन ने ये बात बोला है, याद रखिएगा, कि इसने जो है इन दोनों का मिलन हुआ था एक समय जब आपस में ये बात किए थे, इसी कारण की इसी घटना को जस्टिन ने केवल बताया है, बाकी किसी इतिहास में इन दोनों की जानकारी नहीं मिलती, याद रखिएगा। ठीक है, तो जस्टिन के अनुसार थोड़ा सा याद रखिएगा कि जस्टिन ने केवल ये बात बोली है। ठीक है, अब देखिएगा इसी के अलावा जो है ना, इसके बारे में तीन चार बातें अभी हम देखेंगे, तो याद रखिएगा। अब इसके बारे में तीन बातें और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की वृद्धावस्था के बारे में। ठीक है, वृद्धावस्था के समय, तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म अपनाया था और इसने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। ठीक है, ये किस प्रकार की? धर्म की शिक्षा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा लेने की बात आएगी तो चाणक्य ने शिक्षा दी थी, लेकिन धर्म की शिक्षा जो है इसने किससे ली थी? भद्रबाहु से। और भद्रबाहु के, ठीक है, प्रभाव में आकर, याद रखिएगा, ठीक है, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसने श्रवण बेलगोला, ठीक है, क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला में जाकर, ठीक है, 297 बीसी में उपवास के द्वारा, ठीक है, आप इसको उपवास कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं संलेखना विधि से प्राण त्यागे। तो याद रखिएगा इसका जो प्राण गया है वो किससे गया है? संलेखना विधि से गया है। ठीक है, और कहां? तो कर्नाटक का क्षेत्र, याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, श्रवण बेलगोला के बारे में। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के संबंध में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जितने भी फैक्ट हैं ये सारे फैक्ट आपसे बनने चाहिए। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा इसका, खासकर तो अशोक वाला तो कभी बना ही नहीं पाएंगे, लाइफ टाइम नहीं बना पाएंगे, ये बहुत कम फैक्ट है इसमें। अशोक के टाइम में तो इतने क्वेश्चन है उसके, ठीक है, क्योंकि अभिलेख से जुड़े हुए इतने क्वेश्चन है कि 7वें नंबर के अभिलेख में क्या लिखा गया है, ठीक है, 14 नंबर के अभिलेख में क्या लिखा गया है। तो ऐसे आपको पूरा अभिलेख पता रखना पड़ेगा कि वो अभिलेख किससे संबंधित है, कौन सा वचन उसमें लिखा गया है या कौन सा फैक्ट उसमें आता है। ठीक है, तो उसके संबंध में अशोक के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो अशोक के फैक्ट याद करने से बेहतर है कि पहले आप शुरुआत कर लें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रॉपर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से समझ के याद रखिएगा, इसे सेंट्रोकोडस कहा गया है, सेंड्रोकोडस कहा गया है, एंड्रोकोडस भी कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेंट्रो, सेड्रो, एंड्रो, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे और सभी के सभी नाम जो है ना यूनानी साहित्य मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनान के लोगों ने जो है इनको अलग नाम से कहा, याद रखिएगा, जैसे कि सिकंदर को कहा जाता था, सिकंदर तो हम यहाँ कहते हैं, है ना, एक्चुअल में जब उसका नाम पढ़ेंगे तो क्या है? अलेक्जेंडर। ठीक है, सिकंदर का नाम क्या है? अलेक्जेंडर है, तो यूनान में उसको अलेक्जेंडर कहा जाता है, या यूनानी शब्द के अनुसार जो है अलेक्जेंडर है वो। ठीक है, लेकिन भारत के अनुसार ना हर चीज का नाम बदल जाता है, जैसे दारा प्रथम डेरियस, यहाँ बोलेंगे दराह वायु। ठीक है, तो सभी के नाम जो है ना भारत में आने पर या भारत के शासक के तौर पर जो है ना उसका नाम अलग और यूनान इतिहास के अनुसार जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे कल करेंगे इसके। ठीक है, कल पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, लेकिन कुछ फैक्ट्स और भी बचा है, ठीक है, जो कि कल डिस्कस करेंगे, इसके बारे में करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें तो पूछ सकते हैं आप लोग।